इस क्वेश्चन की मैंने एक फ्लो चार्ट इस क्वेश्चन का बनाया था, स्टेलर एवोल्यूशन का, लो मास, मिड मास और हाई मास में क्या होता है। एंड हमने लो मास डिस्कस कर लिया था, मिड मास की बातचीत हम कर रहे थे, उसमें हमने कुछ ना कुछ रिएक्शन लिखे होंगे। और अच्छा, ये प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल के रिएक्शंस लिस्ट किए होंगे। मुझे याद दिलाओ अगर मैंने नहीं किए तो मैं इसको डिस्कस, मेरे हिसाब से मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल आप लोग के साथ, इफ आई रिमेम्बर राइट। मैंने कोई चीज़ कंफ्यूजिंग ना रह जाए इसके लिए ये दोबारा लिख के शेयर करनी है, पूछना हो तो पूछ भी सको, इसलिए रिकॉर्डेड तो मैं तुम्हें दे नहीं सका कुछ, मगर ये है कि आई थॉट कि इतना तो किया जाए कि आपके लिए रिएक्शंस लिख के फिक्स शेयर कर दिए। ये सीएनओ साइकिल है, सीएनओ साइकिल आई डोंट थिंक कि हमने देखी थी। और ओके दोनों प्रोसेसेस जो हैं उनमें होता यही है, और वेटिंग रूम एडिट हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है स्टार्स के कोर में। वो इन दो मेजर रिएक्शंस से होता है, या तो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल से, सनलाइट स्टार्स में प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल होती है, और जो सन से डबल मास, 2 टाइम्स मास ऑफ सन से ज्यादा के सितारे हैं, उनमें जो है वो सीएनओ साइकिल होती है, उनमें सीएनओ साइकिल होता है। दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि 4 हाइड्रोजन एटम्स कम होंगे, और 4 हाइड्रोजन एटम्स कम होंगे, और आपके एक हीलियम एटम का इजाफा हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट, meaning stars convert hydrogen into helium in their cores। 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस कम हो जाते हैं, और ये जो है आपके एक हीलियम एटम आ जाता है। 4 हाइड्रोजन एटम कम होंगे, एक हीलियम एटम, न्यूक्लियस सॉरी, 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस कम हो जाते हैं और एक हीलियम न्यूक्लियस फॉर्म हो जाता है। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में 6 हाइड्रोजन न्यूक्लियस यूज होते हैं, और रिएक्शन के एंड पे हमें 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियस मिल जाते हैं। ये सर्कल हो रहा है, ठीक हो गया। ये मिल जाते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम मिल जाते हैं, हीलियम मिल जाता है, तो 2 आपको वापस मिल गए 6 में से, तो 4 यूज, तो 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस कम हो जाते हैं, 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस से मुराद है 4 प्रोटॉन कम हो जाते हैं, और एक हीलियम न्यूक्लियस का इजाफा हो जाता है। इसी तरह आपका 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस कम होंगे, एक हीलियम न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएगा। सीएनओ साइकिल में भी यही सूरत हाल है, यहाँ देख सकते हैं अंडरलाइन हुए 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस यूज हो रहे हैं। मिल क्या रहा है आपको एंड में, एक हीलियम 4 करेंगे, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं इसमें, इसीलिए 4 एटॉमिक मास का 4 है, हीलियम 4 फॉर्म हो जाता है। रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए एज कैटलिस्ट एक्ट करता है कार्बन, और वो एंड जो प्रोडक्ट निकल रहा है हीलियम उसके साथ हमें वापस मिल जाता है। तो कार्बन यूज नहीं होता, सिर्फ एज कैटलिस्ट एक्ट करता है, स्टार्ट कराता है रिएक्शन और एंड में एज प्रोडक्ट मिल भी जाता है। तो यानी कोर में वो हाइड्रोजन के दरमियान में एंटर होता है, 4 हाइड्रोजन यूज हो जाते हैं, एक हीलियम बन जाता है, कार्बन वापस निकल, बड़ा इसका अहम रोल है। लेकिन और साथ में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी इसमें फॉर्म होता है, एट दी एंड आपको हीलियम मिल जाता है। तो इसलिए सिमिलर है कि दोनों प्रोडक्ट्स में 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस कम होंगे और एक हीलियम न्यूक्लियस बन जाएगा।
जो हैवियर स्टार्स हैं उनमें सीएनओ साइकिल हो रही है, और जो सन जैसे सितारे हैं, हल्के सितारे हैं जिनका मास कम है, उनमें प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल होती है। ये दो रिएक्शंस है जिनसे स्टार्स जो है वो कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोजन इनटू हीलियम। अच्छा, इसके साथ साथ हाँ ठीक है, हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं हीलियम में कौन से सितारे कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं, इस स्टेज को स्टार की लाइफ, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, मेन सीक्वेंस स्टार। ये जो एमएसएस लिखा हुआ है, मेन सीक्वेंस स्टार में ये हो रहा है ना कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो, फिर जब हीलियम सफिशिएंट हो जाएगी और टेम्परेचर इंक्रीज होके 100 मिलियन केल्विन पहुंच जाएगा, तो फिर हीलियम फ्यूजन स्टार्ट, और फिर सितारा मेन सीक्वेंस से आगे बढ़ जाएगा। मेन सीक्वेंस से आगे किस स्टेज में जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन मास। अगर तो मिड मास सितारा है तो वो जाइंट बनेगा, हाई मास सितारा है तो वो सुपर जाइंट, प्रोटॉन वेटिंग एडमिट। ठीक है, तो हमने ये बात की कि हम मिड मास की बात कर रहे थे ना वैसे, तो मिड मास में क्या होगा कि ये जाइंट बनेगा। ठीक हो गया, बीच में एक स्टेज आएगी जिसमें ये वेरिएबल स्टार होगा, इसमें ये एक्सपैंड करेगा, फिर वापस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर एक्सपैंड करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक हो गया, जाइंट बनेगा। जाइंट बनने के बाद आउटर इसकी लेयर्स हैं वो झड़ जाएंगी, और वो फॉर्म करेगा प्लैनेटरी नेबुला, और जो बीच में इसका कोर रह जाएगा वो विल दैट विल बिकम व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ वही है जो लो मास का भी एंड स्टेज सेम है, व्हाइट ड्वार्फ। और ये व्हाइट ड्वार्फ ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स अपनी एनर्जी लूज कर करके सफेद से काला हो जाएगा, एंड देन इट विल बी कॉल्ड ब्लैक ड्वार्फ। WD stands for white dwarf, BD stands for black dwarf। ये मिड मास की कहानी। ठीक हो गया, लाइफ साइकिल मिड मास की ऐसे चलती है। इसके अलावा हाई मास की डिटेल में हमने और बात करनी है। मिड मास में बीच में हमने अभी सिर्फ मेन सीक्वेंस स्टार का रिएक्शन देखे। मेन सीक्वेंस स्टार के बाद फर्दर रिएक्शन भी हम देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो, बट सिंस फिजिकल नहीं हो रहा है हमारा सेशन, तो थोड़ा सा बर्डन तो मैं कम रखना है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा रिएक्शन लिस्ट नहीं करूंगा। ये दो रिएक्शन मैंने लिस्ट कर दिए काफी। इसके बाद सिर्फ इतना बताऊंगा कि जो हीलियम फ्यूजन शुरू होती है तो हम उसको कहते हैं ट्रिपल अल्फा प्रोसेस। उसमें जो रिएक्शन होता है, हम रिएक्शन नहीं लिस्ट करेंगे, हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप ये रिएक्शन भी याद करो, ये रिएक्शन भी आपसे पूछा जाएगा, नहीं। दो रिएक्शन चेन्स आपको बता दी, दे आर फाइन। इसके बाद आपसे मजीद रिएक्शंस आई वोंट आस्क फॉर। ठीक हो गया, रिएक्शंस और नहीं चाहिए आपसे नहीं करता। मुझे ये बताइए कि पीछे बोर्ड तो है मगर वो क्लियर नहीं है शायद, है क्लियर? यहाँ लिखा हुआ कुछ नजर आ रहा है आपको? नो सर, नहीं नजर आ रहा, क्लियर नहीं है। नहीं नजर आ रहा ना, हाँ ठीक है। ये लैपटॉप के कैमरा से नहीं आ रहा, हम ये एडेड इसमें ऑप्शन ये कर सकते हैं कि इसके साथ कैम लगा के और फिर करें तो स्क्रीन भी नजर आ सकता है। हम स्क्रीन पे भी बोर्ड पे भी आपको चीजें करके दिखा सकते हैं, ऐड हो जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से। फॉर द टाइम भी हम जो बात कर रहे थे उसको वापस आ जाते हैं। क्या बात कर रहे थे? हाँ, हम बात कर रहे थे ये कि आपका ये जो स्टेलर एवोल्यूशन की सूरत हाल है इसकी बारी आफ्टर मेन सीक्वेंस जो हीलियम फ्यूजन स्टार्ट हो, तो जनाब ट्रिपल अल्फा प्रोसेस है, यानी जैसे मैंने आपको कहा ना प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है, सनलाइट स्टार्स में, सन से हेवियर स्टार्स में सीएनओ साइकिल। तो ये तो हाइड्रोजन फ्यूजन हो गया। अब जब हीलियम फ्यूजन शुरू होगा तो अब जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं ट्रिपल अल्फा प्रोसेस। दो रिएक्शन मैं नहीं लिखता, मतलब ट्रिपल अल्फा का मतलब है 3 अल्फा पार्टिकल, 3 हीलियम फ्यूज होती है। ठीक है, बस नाम आपको पता है, दैट्स इनफ। ट्रिपल अल्फा प्रोसेस, हीलियम फ्यूजन स्टार्ट हो गया। अच्छा, इसके बाद एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं हीलियम फ्लैश। जब हीलियम बर्निंग स्टार्ट होती है, हीलियम फ्यूजन स्टार्ट होता है, तो एक फ्लैश होता है, फ्लैश ऑफ एनर्जी, जिसमें मैसिव अमाउंट्स ऑफ एनर्जी एमिट होता है विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, आधे मिनट, चंद सेकंड्स में, मिनट में एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी एमिट करता है एज इट स्टार्ट्स टू बर्न हीलियम। ठीक हो गया, इस चीज को कहते हैं हीलियम फ्लैश। इसका जिक्र आपकी किताब में भी मौजूद है।
किताब आपको तो पता है, शेयर्ड है, आपके पास है, मैं यहाँ भी खोल सकता हूँ। खोल लेते हैं थोड़ी सी एस्ट्रोनॉमी की हमारी जो किताब है, इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी बाय इयन मॉरिसन। शेयर मैंने क्यों बंद किया, शेयर अगेन, here you got the book। और किताब पे हम सफा नंबर, प्रोफेसर वेयर इज इन द वेटिंग रूम, जनाब एडमिट हो गए। ये देखिए सीधा हीलिंग फ्लैश पे पहुंच गए, ये आ गया हीलिंग फ्लैश। अच्छा, डोंट वरी अबाउट ऑल द डिटेल्स दैट आर रिटन हियर, मैं आपको उन डिटेल्स की समरी प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप चैट में कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जनाब? तो चैट खोल दो, चैट नहीं खोल रहा, चैट खोली तो मैंने, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, मेरी वॉइस बहुत स्लो आ रही है, तो मैं अपना वॉल्यूम बढ़ा लेता हूँ थोड़ा, शायद कुछ फायदा हो जाए। ठीक है, इज इट बेटर नाउ? कैन यू हियर मी क्लियरली? अच्छा, ये हम चैप्टर 7 की बात कर रहे हैं ना। चैप्टर 7 में लो मास की बात हो गई थी। मिड मास स्टार्ट होते हैं। मिड मास में स्टार्ट में प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल बताता है, सीएनओ साइकिल उसने भी लिखी हुई है, मैंने भी लिखी है, आपको पिक्चर भेज दी है। और मूविंग अप द मेन सीक्वेंस में आगे बढ़ेगा। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, इसकी सारी डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इसमें ये चीज समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, कोई बात। इसके बाद जो चीजें हैं वो मैं आपको शॉर्ट करके समराइज करके बता रहा हूँ, तो स्टिक टू दोज। इसमें डिटेल ज्यादा है, हम इतनी डिटेल पे नहीं जाते। दो तीन चीजें अहम है, वो जहन में रखनी है। मसलन स्टार, प्रोटोस्टार से मेन सीक्वेंस स्टार कैसे बनता है, कैसे पहुंचता है? व्हेन इज इट कॉल्ड द मेन सीक्वेंस स्टार? जब ये हाइड्रोजन फ्यूजन स्टार्ट करता है। और हाइड्रोजन फ्यूजन स्टार्ट करने के लिए कंडीशंस क्या है? पॉइंट वाइज चीजें नोट कर लिया करो, अपने पास पॉइंट वाइज जो है वो नोट्स बनाते जाओ, और लेक्चर नोट्स। तो चीजें क्लियर रहेंगी। यही छोटी छोटी चीजें एमसीक्यूज में पूछ ली जाती हैं, ब्लैंक्स में आ जाती हैं, सवालों में शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं। ठीक है, क्या है रिक्वायरमेंट, क्या है? ये देखिए आपकी 7.1 के स्टार्ट में भी लिस्टेड है। हमने बात की 10 मिलियन केल्विन। 10 मिलियन केल्विन इज रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। 10 मिलियन केल्विन होगा तो फ्यूजन शुरू होगी, 10 मिलियन केल्विन नहीं होगा तो फ्यूजन नहीं होगा। ठीक हो गया, स्टार नहीं बन पाएगा, पेल्ड स्टार कहलाएगा, क्या हो जाएगा? ब्राउन ड्वार्फ हो जाएगा। बताया था मैंने, ब्राउन ड्वार्फ, नॉट अ स्टार। ठीक है, नेवर कंफ्यूज इट विद ब्लैक ड्वार्फ। ब्लैक ड्वार्फ अलग चीज है, ब्राउन ड्वार्फ अलग चीज है। ब्राउन ड्वार्फ फेलियर है, स्टार नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, जुबैर को आवाज आ ही नहीं रही। अभी भी आवाज नहीं आ रही जुबैर? तुम्हारी वो कनेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब है तुम्हारा। तुम कुछ कहो, तुम्हारी आवाज आती है, देखते हैं। ओके, कुछ लोगों को आ रही है, जिसको नहीं आ रही उसके एंड पे प्रॉब्लम है। एनीवेज यार, ये प्रॉब्लम्स तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। एनीवेज, तो जनाब रिक्वायरमेंट की बात हो रही थी, 10 मिलियन केल्विन। ठीक हो गया। 10 मिलियन केल्विन की जो रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा और भी रिक्वायरमेंट है, मास की भी रिक्वायरमेंट है। ठीक हो गया। मास की रिक्वायरमेंट जो कही जाती है, दैट इज 10 रेज टू पावर 29 किलोग्राम। ठीक है, 10 रेज टू पावर 29 kilograms is the requirement। अच्छा, ये हो गई कहानी। क्या बात हो रही थी? ओके, 10 मिलियन केल्विन के अलावा मास की रिक्वायरमेंट भी है। अगर मास 10⁻29 kg से कम होगा तो भी ये टेम्परेचर अटेन नहीं हो पाएगा, और रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो फ्यूजन नहीं होगा। तो एटलीस्ट इतना मास होना चाहिए, इससे कम मास में स्टार नहीं बन सकता। ठीक हो गया। अच्छा जनाब,
ये जो है जो 10⁻29 की जो लिमिट है, ये जो है जुपिटर से तकरीबन 80 टाइम्स ज्यादा है। अच्छा, ये लिमिट हो गई आपकी फ्यूजन स्टार्ट होने की, मेन फ्यूजन स्टार बनने की। इसके बाद स्टार की नेक्स्ट स्टेज होती है जब ये हीलियम फ्यूजन स्टार्ट करता है, व्हेन इट लीव्स मेन सीक्वेंस। जब हीलियम फ्यूजन स्टार्ट करेगा तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? उसकी रिक्वायरमेंट, अब मास में तो चेंज नहीं आएगा, अब उसका मास अगर 10⁻30 kg था या 10⁻100 kg था, जितना भी था वो तो मास था, वो तो स्टार तो बन गया। अब क्या है, लेकिन टेम्परेचर इसकी कोर में बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे लो मास स्टार में टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं ज्यादा, ये हीलियम बनाता रहेगा हाइड्रोजन से, बस इससे आगे फ्यूजन ही कर नहीं सकता, हीलियम फ्यूजन नहीं कर सकता। मगर मिड मास में ये इससे आगे स्टेज पे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, और टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्या है? 100 मिलियन केल्विन। 100 मिलियन केल्विन टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो हीलियम फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये दूसरी रिक्वायरमेंट आ गई। इसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल सनलाइट स्टार्स में होती है, यानी सन से आधे मास से लेके सन से डबल मास, ये प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। ठीक हो गया? जुबैर, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर आ रही है। गुड। ठीक है, नहीं तो तैमूर बोल रहे हैं। जुबैर 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 को आ रही है कि नहीं आ रही? ओके, आई गॉट। जी सर, ओके गुड, ठीक है। सो कभी कभी होता है प्रॉब्लम, सिर्फ ये कि आप मीटिंग लीव करो, दोबारा ज्वाइन करो, मसला हल होता है। एनीवेज, नाइस के प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट की बात हुई जो है, 10 मिलियन केल्विन हाइड्रोजन फ्यूजन के लिए, 100 मिलियन केल्विन हीलियम फ्यूजन के लिए चाहिए। 100 मिलियन केल्विन नहीं होगा, हीलियम फ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, इसके साथ साथ हमने बात की है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल और सीएनओ साइकिल, इनकी भी कंडीशन है। 2 सोलर मासेस तक का स्टार है तो इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल होगी। 2 सोलर मास से ज्यादा मास का स्टार है तो इसमें सीएनओ साइकिल होगी। ठीक हो गया? अच्छा, ये सारी डिटेल आप किताब की बेशक नहीं पढ़ो, बस ये मैंने आपको मेन पॉइंट बता दिए, रिएक्शंस बता दिए। ठीक है, मूविंग अप से सीक्वेंस, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैं आपको शॉर्ट करके चीजें डिस्क्राइब भी कर रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, लिख के भी दे रहा हूँ, दे दूंगा और चीजें, नो इशू। इसके बाद एक और जो प्रोसेस होता है वो ट्रिपल अल्फा प्रोसेस होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज होगी वो होगी ट्रिपल अल्फा प्रोसेस। ट्रिपल अल्फा प्रोसेस मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ। कार्बन बनेगा हीलियम से, हाइड्रोजन हीलियम गए, हीलियम से कार्बन जाएगा, ठीक है? रिएक्शन हम नहीं लिख रहे। ठीक हो गया। अब ये जो है 100 मिलियन केल्विन की रिक्वायरमेंट है जिस पे ये फ्यूजन रिएक्शन होगा और कार्बन बन पाएगा। अगर 100 मिलियन केल्विन नहीं होगा तो कार्बन नहीं बनेगा, हीलियम फ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा इवेंट होता है जो मैंने आपको बताया, हीलियम फ्लैश। जब हीलियम बर्निंग शुरू होगी तो हीलियम फ्लैश होगा। ठीक हो गया? इसमें मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट होगा इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, मिनट भर में चांस। ठीक हो गया? एक्सप्लोसिव रिलीज ऑफ एनर्जी इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, लिखा हुआ है आपकी किताब के अल्फाज। ठीक हो गया? अच्छा, लेकिन अच्छा लेकिन ठीक है, इसने और भी रिएक्शन दिया हुआ है, ऑक्सीजन बनाने का रिएक्शन दिया। वी आर नॉट वरीड अबाउट रिएक्शन, हमने दो चेंज पढ़ ली है, दैट्स इट। अच्छा, वेरिएबल स्टार्स आ गए। मैंने आपसे कहा कि स्टार्स इसके बाद किस स्टेज में जाते हैं? वेरिएबल स्टेज में, मतलब जिनमें उनका साइज बड़ा होता है। जब साइज बड़ा होता है तो कोर पे प्रेशर कम हो जाता है। साइज बड़ा होता है क्योंकि मास तो चेंज नहीं हो रहा ना। अब अगर चीज एक्सपैंड करेगी तो जो कोर पे प्रेशर था वो कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर फॉल करेगा, टेम्परेचर फॉल करेगा तो फ्यूजन स्लो होने लगेगा, मीनिंग चूल्हा स्लो होने लगेगा। जब चूल्हा स्लो होने लगेगा तो मास वापस वापस कोर पे गिरेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा स्टार दोबारा, प्रेशर बढ़ेगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा दोबारा फ्यूजन तेज हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, स्टार का टेम्परेचर राइज करेगा जैसे वैसे फिर फ्यूजन आगे बढ़ेगी। तो फ्यूजन आगे बढ़ेगी फिर ये स्टार। तो ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज होती है जिसमें ये सितारा वेरी कर रहा हो। ठीक है, ये वेरिएबल स्टार कहलाता है। तो वेरी साइज वेरी हो रहा है,
और उसकी फ्यूजन से टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा है, तो इससे क्या होता है कि इसका कलर भी चेंज हो रहा होता है, इसकी ल्यूमिनोसिटी भी चेंज हो रही है, यानी जो एनर्जी एमिट कर रहा है वो भी चेंज हो रही है, जाहिर है एनर्जी भी कम ज्यादा हो रही है, और इसका टेम्परेचर चेंज होने की वजह से कलर भी डिफर कर रहा है, कभी ये कलर इसका येलो हो जाएगा, फिर रेड हो जाएगा, फिर येलो हो जाएगा, फिर रेड हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये इसकी ब्राइटनेस भी वेरी करेगी, कलर भी वेरी करेगा, और जो एनर्जी ये एमिट कर रहा है वो भी वेरी करेगी। ये एचआर डायग्राम में कहाँ पाया जाता है, ये इन्होंने इसमें किताब में भी स्ट्रिप बनाई हुई है, इनस्टेबिलिटी स्ट्रिप, हमने एचआर डायग्राम में शायद इसका जिक्र किया होगा। तो ये इनस्टेबिलिटी स्ट्रिप में पाए जाते हैं वेरिएबल स्टार्स। वेरिएबल स्टार्स की दो मेजर टाइप्स हैं, वो यहाँ पे लिखी हुई है, स्टेफाइड वेरिएबल्स एंड आर लायराई वेरिएबल्स। दो मेजर टाइप्स हैं, स्टेफाइड वेरिएबल्स एंड आर लायराई वेरिएबल्स, टू मेजर टाइप्स ऑफ वेरिएबल स्टार्स। ये आप वेरिएबल स्टार्स को यूज भी करते हैं, आप लैब में शायद कर चुके होंगे, डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए स्टेफाइड वेरिएबल्स यूज होते हैं, क्योंकि आपने डिस्टेंस मेजरमेंट की टेक्निक्स पढ़नी है, कई सारी पढ़ेंगे, एक पैरेलैक्स पढ़ेंगे, उसके बाद सेफाइड वेरिएबल्स यूज करेंगे, उसके बाद सुपरनोवा यूज करेंगे। ठीक है, सेफाइड वेरिएबल्स आर अ टाइप ऑफ वेरिएबल स्टार, वेरिएबल स्टार की एक टाइप, और सुपरनोवा की भी एक टाइप होती है 1A, जो डिस्टेंस मेजरमेंट में इस्तेमाल होती है, सुपरनोवा भी हम अभी पढ़ेंगे। अच्छा जी, ये वेरिएबल स्टेज में बिल आखिर ये जाइंट सितारा जब हमारा जाइंट बन जाता है, तो जाइंट बनने के बाद स्टेज वो आती है जब इसमें फ्यूजन कोर में खत्म होता है, अब इसका टेम्परेचर मजीद नहीं बढ़ पा रहा और फ्यूजन आहिस्ता 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 खत्म, डिपेंडिंग ऑन मास, कोई कार्बन पे रुक जाएगा, कोई हीलियम पे ही रुक चुका था, हीलियम भी फ्यूज नहीं कर सका जो 100 मिलियन भी बना पहुंच सका, फिर उसके बाद किसी ने कार्बन बना ली, कोई ऑक्सीजन बना लिया, किसने कोई वहां रुक, कोई और आगे जाएगा थोड़ा सा, सही। तो अब डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ भी रुके, मगर जहां भी रुके कि फ्यूजन आहिस्ता 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 करके खत्म हो जाएगी। जब फ्यूजन रिएक्शन कोर में खत्म हो जाएगा तो ये मजीद एनर्जी एमिट नहीं कर रहा, मजीद एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, एमिट तो करता रहेगा उस वक्त तक जब तक इसमें एनर्जी है, जब तक ये स्टार में वेरी हाई टेम्परेचर है, तो वो टेम्परेचर की वजह से हीट और लाइट एमिट करता रहेगा, और एमिट कर करके एनर्जी बिल्कुल जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तब तो ये ब्लैक डॉर्फ बनता है। तो लेकिन जब फ्यूजन खत्म हो गया तो अब ये अपनी एनर्जी मजीद प्रोड्यूस नहीं, तो जब ये मजीद एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो ये होता है कि इसकी जो आउटर लेयर्स होती है वो सारी की सारी झड़ जाती है, दे शेड अवे एंड दे फॉर्म व्हाट इज नोन एज प्लैनेटरी नेबुला। ठीक हो गया, प्लैनेटरी नेबुला के बारे में और ये सुन लो कि तकरीबन हर साल तकरीबन 10 प्लैनेटरी नेबुला बनते हैं, तकरीबन 10 प्लैनेटरी नेबुला बनते हैं हर साल, ये ऑब्जर्वेशन आपकी किताब में भी मेंशन। अच्छा, अब ये जब प्लैनेटरी नेबुला बन गया, सारी लेयर्स उसकी आउटर लेयर शेड हो गई, जो वो बहुत बड़ा जायंट स्टार बन गया था, आउटर लेयर सब शेड हो गई, अंदर उसके बीच में क्या रह गया, एक सफेद ब्लू व्हाइट सा, वेरी लाइट ब्लू टू व्हाइट करके एक चीज रहेगी सेंटर में, इसको हम कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। ठीक हो गया, इसको क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड व्हाइट ड्वार्फ। ये इसकी लाइफ की समझिए क्या है, फाइनल स्टेज हो गई, तो ये जो सेंटर में कोर रहेगी इसकी, ये बन गई व्हाइट ड्वार्फ। अब क्या होगा, ओवर लॉन्ग 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 टाइम ये जो व्हाइट ड्वार्फ है इट इज स्टिल बर्निंग हॉट, इसमें फ्यूजन तो नहीं हो रहा लेकिन ये गर्म तो है, तो ये गर्म है, ये आहिस्ता 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 हीट एमिट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, अप अंटिल उस टाइम तक जब तक कि ये सारी अपनी हीट एमिट न कर दे, और सारी हीट जब एमिट कर देगा तो रह जाएगा क्या, काला हो जाएगा, विल बिकम अ ब्लैक ड्वार्फ। दैट्स ये इसका एंड है, खत्म हो गई सारी लाइफ साइकिल, स्टार्टेड फ्रॉम एक नेबुला के अंदर ग्लोब्यूल बना, उससे प्रोटोस्टार बना, फिर मेन सीक्वेंस स्टार बना, फिर ये वेरिएबल स्टार की स्टेज आई, फिर ये जाइंट बना, फिर इसने प्लैनेटरी नेबुला बना दिया, फिर सेंटर में व्हाइट ड्वार्फ रह गया, और बिल आखिर बड़े अरसे बाद ये ब्लैक ड्वार्फ। और ब्लैक ड्वार्फ तो हमें तो नजर नहीं आएगा, व्हाइट ड्वार्फ तो फिर भी विजिबल होता है मगर बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्टार जितना रोशन तो नहीं होता ना, क्योंकि फ्यूजन नहीं कर रहा है, तो ये उतना रोशन नहीं होता जितना एक सितारा रोशन, और साइज में भी छोटा होता है।
तो बड़ी टेलीस्कोप से नजर आता है, वो भी बहुत मुश्किल से। तो उसके बाद जब ये ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा तो फिर उसका नजर आने का सवाल नहीं पैदा, बिकॉज इट इज नॉट emitting its own light, so it is not possible to see. ब्लैक ड्वार्फ तो नहीं नजर आएगा, ठीक हो। अच्छा, अब डिस्कवरी ऑफ व्हाइट ड्वार्फ, पहला व्हाइट ड्वार्फ कब डिस्कवर्ड हुआ? द फर्स्ट नोन व्हाइट ड्वार्फ वाज डिस्कवर्ड इन 18वीं सदी में डिस्कवर हुआ था 1783, विलियम हर्शल ने डिस्कवर। ठीक हो गया, बस सिर्फ इतनी सी, पहला कब डिस्कवर हुआ, दैट्स ऑल, ठीक हो गया। अच्छा जी, ब्लैक ड्वार्फ बन गया, ये मैंने आपको सारी डिटेल लिस्ट कर दी। इसके बाद ये चीज एवोल्यूशन ऑफ अ सनलाइट स्टार मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी शायद, तो ये आप देख लीजिए, ये उम्मीद है कि आपने देख ली। हाई मास की डिटेल हमने देखनी है। हाई मास में मजीद रिएक्शंस होते हैं और ये आयरन तक जाता है, और बड़ी मजे की ये इसने तस्वीर दी भी है यहाँ पे, इस वक्त आयरन फ्यूजन हो रही होती है तो सितारे में क्या सूरत हाल होती है। अनियन लाइक शेल जो फ्यूजन का बन जाता है, ये बड़े मजे की चीज है। सेंटर में आयरन है, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हीलियम है, और आउटर रिंग जो है वो हाइड्रोजन का बना है। सबके सब एक साथ फ्यूजन चल रहे हैं, सारे स्टेजेस चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर है, जैसे मैंने कहा कि हीलियम फ्यूजन स्टार्ट हो गई 100 मिलियन केल्विन, अब 100 मिलियन केल्विन अटेन हुआ, हीलियम ट्रिपल अल्फा शुरू हो गया, कार्बन बनना शुरू हो गया। अब जो हाइड्रोजन अभी कोर में बाकी है वो तो अभी फ्यूजन चल रहा है ना, यानी एक पर्टिकुलर एग्जांपल देख लेते हैं हम। हाइड्रोजन फ्यूजन शुरू हुआ, 60% हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गया, हीलियम बन गया। अब मेरे कोर में हाइड्रोजन 30-40% रह गया, हीलियम 50% से अबव हो गया, टेम्परेचर अटेन हो गया 100 मिलियन केल्विन। अब क्या होगा? हाइड्रोजन फ्यूजन चल रहा है, साथ में हीलियम फ्यूजन भी स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ी होगा कि हाइड्रोजन फ्यूजन रुक जाए, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट तो 10 मिलियन है ना, टेम्परेचर तो उससे बहुत ज्यादा है, तो वो भी चलता रहेगा, हीलियम फ्यूजन ही स्टार्ट हो जाएगा। जो बहुत बड़ा सितारा है हीलियम स्टार, जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैसिव स्टार है ना, तो हैवी मास स्टार, इसमें अगली स्टेज शुरू हो जाएगी, कार्बन से ऑक्सीजन जाने वाला रिएक्शन भी थोड़ी देर बाद साथ शुरू हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन से आगे बढ़ जाएंगे, आप आयरन तक पहुंच जाएंगे, तो सारे रिएक्शंस चल रहे हो। तो ये सूरत हाल बन जाती है कि सेंटर में आयरन बन रहा है, उसके गिर्द सिलिकॉन बन रहा है, उसके गिर्द ऑक्सीजन बन रहा है, उसके गिर्द कार्बन बन रहा है, हीलियम फ्यूजन चल रहा है, हाइड्रोजन फ्यूजन चल रहा है, सारे फ्यूजन चल रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग और बड़े मजे की सूरत हाल। लेकिन आयरन से आगे नहीं जाएगा फ्यूजन रिएक्शन बिकॉज ऑफ रिच बाइंडिंग एनर्जी का, शायद इसकी बात पहले आपसे पूछ, ठीक है। आयरन टॉप पे है, ये यहाँ पे मेंशन्ड है इसमें, आयरन इज एट द पीक ऑफ द ग्राफ, आयरन से आगे नहीं जा सकती, आयरन में जाके फ्यूजन रुक जाएगी। और इसके बाद जो इसका सॉर्ट ऑफ हशर होना है, जिसको हम कह सकते हैं, वो ये होना है कि इस सुपर जाइंट ने, क्योंकि ये तो सुपर जाइंट बन गया, कब बन गया सुपर जाइंट? जब ये स्टेजेस इसके आगे बढ़ी और इसने मजीद फ्यूजन शुरू करी, कार्बन पहुंचा, ऑक्सीजन पहुंचा, रुक गया, तो ये एक्सपैंड होता जा रहा है, एक्सपैंड होता जा रहा है, और ये एक्सपैंड होकर ये मैसिव स्टार बन गया, जिसको आप कहते हैं सुपर जाइंट। रेड सुपर जाइंट्स भी होते हैं, ब्लू सुपर जाइंट। अच्छा, हमारे ओराइन नेबुला में दोनों पार्ट हैं। तो ये आपका सुपर जाइंट जो बन गया है, अब जिस वक्त इसमें फ्यूजन खत्म होता है, फ्यूजन रुकता है, यानी आयरन पे पहुंच गए और उसके बाद the star can't take fusion any further, so fusion stops. Now the moment fusion stops, star explodes. इस एक्सप्लोजन को आप कहते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ये सितारा बाकायदा एक धमाके से फट जाता है। What is left is the core. Core remains, बाकी सितारा फट के बिखर जाएगा। ये जो बिखर जाएगा इधर उधर, वो तो बना लेगा फिर एक नेबुला। उस नेबुला को हम कहते हैं SNR। मैंने लिखा था जब मैंने क्लास में बनाया था ये चार्ट, सुपरनोवा SNR फॉर्म हो जाएगा इर्द गिर्द, और सेंटर में जो कोर बाकी रह गया वो या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा NS, या BH स्टैंड्स फॉर ब्लैक होल, या फिर ब्लैक होल बनेगा। तो either it becomes neutron star or black hole depending on its mass. अगर इनिशियल मास 8 टाइम्स सोलर मास से 12 टाइम्स था तो न्यूट्रॉन स्टार, और अगर 12 टाइम्स सोलर मास से ज्यादा था तो ब्लैक। ठीक होगी, ऑल्टरनेटिव लिमिट लगाई जाती है उसके कोर पे।
हाँ कुछ कह रहे हैं? ये आ जाइए आप अब 7.10 पेज नंबर 250 पे। न्यूट्रॉन स्टार जो ब्लैक होल्स की बात है, जो मैं आपको ये लिमिट बता रहा हूँ 8 से 12 सोलर मासेस तक तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, और अगर इससे ज्यादा है तो ब्लैक होल बनेगा। ये लिमिट लगती है इसकी कोर पे भी, जिसको आप चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं, 1.4 सोलर मास, यानी इसकी कोर भी सन से 1.5 गुना मास की होती है। तो न्यूट्रॉन स्टार 1.4 से लेके 3 सोलर मासेस तक अगर कोर है तो इट विल बिकम अ न्यूट्रॉन स्टार, और अगर 3 सोलर मासेस से ज्यादा बड़ी है कोर तो फिर ये क्या बनेगा? ब्लैक होल। इसने यहाँ मेंशन किया 1.4 सोलर मासेस, ये आ गया आपका क्या बने। अच्छा है, मजे की बात यह है कि तो हमने बड़े आराम से कह दिया कि इतना मास है तो ये बनेगा, इतना मास है तो ये बनेगा, मगर सूरत ये है कि सिर्फ ऐसे ही बन नहीं जाएगा। मतलब ये है कि जब स्टार एक्सप्लोड होता है तो जो कोर होता है वो कोर कोलैप्स करता है। तो अब कोर का साइज वो नहीं होगा जो इनिशियली उसकी कोर का साइज था, जिसको आपने सन को पिछली बार पढ़ा कि द कोर ऑफ द सन इज 27 टाइम्स वाइडर देन अर्थ। अर्थ से 27 टाइम्स वाइड तो कोर है सन का, सही है। मगर यहाँ पे इसका कोर जो बाकी रह जाएगा, जो न्यूट्रॉन स्टार बन रहा है या ब्लैक होल बन रहा है, उसका साइज तो बहुत छोटा, उसका साइज तो बहुत छोटा है। 1.4 सोलर मास, रेडियस 10 किलोमीटर, क्या रेडियस? 10 किलोमीटर, ठीक है। ये बनेगा आपका 1.45 सोलर मासेस है, सोचिए जरा, सन से 1.5 गुना मास है, ठीक है। और ये जिस तो अब इसका साइज है, उसका जो रेडियस है वो 10 से 15 किलोमीटर है, कुल जमा 10 से 15 किलोमीटर का रेडियस है। तो ये इतनी छोटी सी बॉल बनती है न्यूट्रॉन स्टार, ठीक हो गया ना। यू कैन इमेजिन कि कितना डेंस होगा, कितने छोटी वॉल्यूम में कितना सारा मास पैक हुआ, हाउ डेंस। तो न्यूट्रॉन स्टार इसलिए कहते हैं कि इसमें सिर्फ न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं,